स्वागत है इस नई गहरी चर्चा में। आज हमारे पास जो विषय है ना, वो साहित्य और इंसान के मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार मिश्रण है। बिल्कुल। और आज की रचना सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। हाँ, तो हम आज लेखक ज़रीफ जी की एक बेहद अनूठी गज़ल के पन्नों को पलटने वाले हैं। इसका शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शीर्षक है चाकू की राह में चॉकलेट का प्यार। शीर्षक ही पूरी तरह से विरोधाभास से भरा हुआ है है। ना? हमारा आज का मकसद केवल इस गज़ल का शाब्दिक अनुवाद करना नहीं है, बल्कि इसके भीतर छिपे उन गहरे रूपकों को समझना है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे फैसलों और इंसानी फितरत की पोल खोलते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि कैसे एक तरफ चॉकलेट की वो मिठास है जो किसी को भी सहज ही अपनी ओर खींच लेती है, और दूसरी तरफ एक चाकू की ठंडी तेज धार है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो ये बस किसी के दिल टूटने की एक और साधारण सी कविता लग सकती है, लेकिन जब हम इसकी परतों को हटाते हैं तो ये मानव व्यवहार का एक बहुत ही गहरा अध्ययन बन जाती है। हाँ, मतलब जानबूझकर उस मिठास को उस खतरनाक किनारे पे रखा गया है। बिल्कुल। ये गजल असल में उन चुनावों के बारे में है जो इंसान पूरी तरह होश में रहते हुए करता है। ये उस प्रवृत्ति को दिखाती है जहां हम आकर्षण और खतरे के बीच के फर्क को पूरी तरह मिटा देते हैं, और इसी वजह से हम फंस जाते हैं। सही कहा आपने। आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली मिठास जब एक गलत जगह या गलत रिश्ते में पाई जाती है तो वो एक धीमे जहर का काम करती है। और मैं कहूंगी कि ये केवल प्यार तक सीमित नहीं है। हाँ, ये तो हमारे करियर के फैसलों, हमारे सामाजिक जीवन या महत्वाकांक्षाओं पर भी लागू होता है। एकदम सही। और लिखते हैं कि चॉकलेट सी चाह थी दिल ने जिससे बुलाया था, चाकू की नोक पर वो मीठा ख्वाब सजाया था। ये एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति है। वही तो, मतलब दिल ने जिस चीज की चाहत की वो चॉकलेट जैसी मीठी और लुभावनी थी, लेकिन उसकी बुनियाद एक चाकू की नोक पर रखी गई थी। ये पंक्तियां पढ़ते ही दिमाग में ये सवाल आता है कि कोई भी समझदार इंसान जानबूझकर ऐसे ख्वाब क्यों सजाएगा जिसकी जमीन ही दर्द से बनी हो। इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। अगर हम मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग अक्सर उस चीज की तरफ बहुत तेजी से भागता है जिसे पाना थोड़ा मुश्किल या जोखिम भरा हो। जैसे खतरे के साथ एक अलग तरह का आकर्षण जुड़ जाता है। बिल्कुल। जब किसी चीज के साथ कोई अनिश्चितता जुड़ी होती है ना, तो उसे पाने की चाहत में दिमाग में डोपामाइन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। वो मीठा ख्वाब सजाया था, ये लाइन स्पष्ट करती है कि ये स्थिति किसी बाहरी ताकत ने नहीं थोपी थी। ये भ्रम उस व्यक्ति के खुद के दिल ने बुना था। मतलब हम खुद ही अपनी कल्पनाओं में एक आदर्श छवि बना लेते हैं। हाँ, और वो चॉकलेट असल में वही आदर्श छवि है जो हम देखना चाहते हैं। और उस छवि को बनाए रखने के लिए हम उस चाकू यानी वास्तविकता के खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये डोपामाइन वाली बात तो आज के समय में बहुत सटीक बैठती है। जैसे लोग किसी डेटिंग ऐप पर ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जिसकी प्रोफाइल ही रेड फ्लैग से भरी हो, या फिर रात के 2 बजे किसी ऐसे पुराने रिश्ते में वापस संदेश भेजना जो पहले ही बहुत दर्द दे चुका हो। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। वो उस पल की चॉकलेट जैसी मिठास के लिए उस चाकू को भूल जाते हैं। आधुनिक जीवन में ऐसे चाकू की नोक पर रखे चॉकलेट हर जगह बिखरे पड़े हैं, चाहे वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है, या फिर कोई ऐसी नौकरी जो बाहर से बहुत चमकदार दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर वो मानसिक शांति को खत्म कर रही होती हैं। सही कहा। हम उस बाहरी चमक के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम उस तेज धार से बचते हुए मिठास हासिल कर लेंगे, लेकिन यह एक स्वनिर्मित भ्रम होता है जो अंततः टूटता ही है। और जब यह भ्रम टूटता है तो जो संघर्ष शुरू होता है उसे गजल के अगले हिस्से में बहुत ही मार्मिक तरीके से पेश किया गया है। पहले शेर में लेखक कहते हैं कि मैंने तो जान तक अपनी उस चाहत पर वोड़ दी, लेकिन हर कोशिश ने बस जख्मों का वास्ता लाया था। यहाँ एक बहुत ही गहरा समर्पण दिखाई देता है। अब मेरा यहाँ एक सवाल है। हमारी फिल्मों में और समाज में अक्सर इस चीज को बहुत महान बताया जाता है कि किसी चाहत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी जाए। किसी रिश्ते के लिए आखिरी दम तक लड़ना तो एक आदर्श माना गया है। तो क्या यह कोशिश करना गलत था? देखिए, ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। समाज ने संघर्ष और प्यार के नाम पर खुद को तबाह कर लेने की इस धारणा को बहुत ज्यादा रोमानी बना दिया है, जिसे हम रोमांटिसाइज करना कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मनोविज्ञान और व्यवहारिक जीवन में इसे एक बहुत ही खतरनाक जाल माना जाता है।
इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। कहा, ये संक कॉस्ट फैलेसी असल में काम कैसे करती है? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझना बेहतर होगा। इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने सिनेमा घर में एक फिल्म देखने के लिए 500 रुपए का टिकट खरीदा। ठीक है। फिल्म शुरू होती है और पहले आधे घंटे में ही ये साफ हो जाता है कि फिल्म बेहद उबाऊ और अर्थहीन है। अब तार्किक रूप से उस व्यक्ति को उठकर बाहर आ जाना चाहिए ताकि वो अपना कीमती समय बचा सके। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो पूरी 3 घंटे की फिल्म झेलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि मैंने पैसे दिए हैं, अब बीच में कैसे छोड़ दूं। ये संक कॉस्ट फैलेसी है। तो चूंकि उन्होंने अपना समय या भावनाएं पहले ही निवेश कर दी हैं, इसलिए वो एक नुकसानदेह चीज से चिपके रहते हैं। एकदम सही। और यही बात इस शेर में है। कवि कह रहा है कि उसने अपनी जान तक वार दी। मतलब अपना सब कुछ उस चॉकलेट को पाने में लगा दिया। हाँ, और जब इंसान किसी गलत चीज में अपना इतना भारी निवेश कर देता है तो उसे ये स्वीकार करने में बहुत डर लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई, इसलिए वो और ज्यादा कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर बुनियाद ही चाकू की धार है तो इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, परिणाम में केवल जख्मों का वास्ता ही मिलेगा। बिल्कुल। ये शेर उस दर्दनाक सच्चाई से टकराने का पहला क्षण है। यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जख्म सिर्फ एक रूपक नहीं रह जाता, बल्कि अगले शेर में ये एक निरंतर चलने वाली दर्दनाक प्रक्रिया बन जाता है। दूसरे शेर के शब्द क्या हैं? दूसरे शेर के शब्द हैं कि हाथ बढ़ाते ही हर बार लहू में रंग गया दिल, प्यार के रास्ते ने मुझको कितना आजमाया था। ये एक बहुत ही तकलीफदेह दृश्य उकेरता है। हाँ, वो मिठास को उठाने के लिए बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं और हर बार लहूलुहान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो शब्द ध्यान खींचता है वो है आजमाया। ऐसा लगता है जैसे कोई परीक्षा चल रही हो। अक्सर लोग इस दर्द को ये सोचकर सहते रहते हैं कि शायद ये उनके समर्पण का कोई टेस्ट है। अगर हम इससे बड़े नजरिए से देखें तो ये आजमाइश शब्द एक बहुत बड़े धोखे को दर्शाता है। ये इंसान की फितरत है कि वो अपने बेमतलब के दर्द को कोई अर्थ या कोई महान उद्देश्य देने की कोशिश करता है, जैसे खुद को तसल्ली देना। हाँ, जब हम किसी गलत रिश्ते में होते हैं या किसी ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर में फंसे होते हैं जो हमारा शोषण कर रहा होता है, तो हम खुद से कहते हैं कि ये मेरी परीक्षा है, अगर मैं इसे पार कर गई तो मुझे इनाम मिलेगा। जबकि वो आजमाइश असल में चेतावनी दे रही होती है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। बिल्कुल। बार बार लहू में रंगने का सीधा सा मतलब है कि वो चीज उस व्यक्ति को काट रही है, लेकिन वो इंसान उस चेतावनी को एक चुनौती मानकर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। ये तो वही बात हो गई कि कोई दीवार से सिर टकरा रहा हो। हाँ, और सोच रहा हो कि अगली बार दीवार टूट जाएगी और पीछे से कोई खजाना निकाल आएगा। सही कहा। और इसी दर्द भरे भ्रम को तीसरे शेर में और भी ज्यादा गहराई से उकेरा गया है। शब्द है कि मीठी लगन के नीचे छुपा था कितना कड़वा दर्द, जिसे पाने की हसरत ने मुझे बार बार रुलाया था। यहाँ मीठी लगन और कड़वा दर्द का विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। बाहर से सब कुछ कितना पवित्र और समर्पित लग रहा है, लेकिन उसके ठीक नीचे की सच्चाई केवल कड़वाहट से भरी है। ये शेर मनोविज्ञान के एक और गहरे पहलू को छूता है, जिसे ट्रॉमा बॉन्डिंग कहा जाता है, जहां आकर्षण और दर्द आपस में उलझ जाते हैं। हाँ, और व्यक्ति उस कड़वे दर्द को ही प्यार समझने लगता है। वो मीठी लगन असल में वो मुखौटा है जो इंसान खुद अपनी आंखों पर बांध लेता है ताकि उसे वो कड़वा दर्द दिखाई ना दे। मतलब वो बार बार रोने को भी प्यार का हिस्सा मान लेता है। बिल्कुल, ये एक चक्र बन चुका होता है जहां थोड़ी सी मिठास मिलती है, फिर बहुत सारा दर्द मिलता है, और इंसान उस थोड़ी सी मिठास की उम्मीद में दोबारा दर्द सहने को तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही थका देने वाला चक्र है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है। हर कोई अपने जीवन की केवल मीठी लगन वाली तस्वीरें पोस्ट करता है, पर पीछे का कड़वा दर्द किसी को नहीं दिखता। सही बात है। लेकिन इस पूरी गजल में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ये अंधकार छंटता है। एक कठोर आत्मबोध सामने आता है। हाँ, चौथे शेर में रचनाकार लिखते हैं कि मैं ही पागल था जो उस चुबन तक जाने की जिद में था, वरना जिसे दर्द देना हो वो पहले ही बतलाया था। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है। मुझे भी ये व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आई। इसमें किसी दूसरे पर, किस्मत पर या दुनिया पर कोई इल्जाम नहीं है। रचनाकार खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हम जानबूझकर उन संकेतों को अनदेखा करते हैं जो हमें चेतावनी दे रहे होते हैं? अक्सर हम सुनते हैं कि लोगों को अचानक से धोखा मिला, लेकिन ये शेर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है कि जिसे दर्द देना हो वो पहले ही बतलाया था।
यानी रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत हमेशा पहले दिन से वहां मौजूद थे। वो चाकू कभी छुपा हुआ नहीं था, उसकी धार हमेशा से चमक रही थी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो धार दिख रही थी तो इंसान उस तरफ जाता ही क्यों है? क्या वह यह सोचता है कि वह उस धार को बदल देगा? एकदम सही। इंसान अपने अहंकार या अपनी उम्मीद में ये मान बैठता है कि मेरे प्यार से या मेरी मेहनत से ये चाकू मोम बन जाएगा। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, और ये पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलने का एक साहसिक क्षण है जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि खतरनाक परिस्थिति ने अपनी फितरत पहले ही दिखा दी थी और ये मेरी ही जिद थी कि मैं उस चुभन की तरफ गई, तो वह अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लेता है। जब तक इंसान दूसरे को दोष देता है, वो असहाय रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी जिद को पहचान लेता है, तब वो बदलाव ला सकता है। क्या बात है! अपनी गलती को इतनी बेबाकी से स्वीकारना वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है। और इसी नई ताकत का परिणाम हमें अगले शेर में देखने को मिलता है, जो स्रोत में बिना नंबर के दिया गया है। हाँ, लाइन है कि आखिर मैंने हौसले की कश्ती मोड़ दी उस तरफ से, जो दिल को नहीं मिलना वो किस्मत ने दूर से दिखाया था। ये इस पूरी यात्रा का क्लाइमैक्स है। वो दिल जो पहले बार बार हाथ बढ़ाकर लहूलुहान हो रहा था, उसने आखिरकार अपनी दिशा बदल ली। और यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, हौसले की कश्ती, ये बहुत गहरा है। पीछे हटने को अक्सर कमजोरी माना जाता है। समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि हमें हमेशा डटे रहने की सीख दी जाती है। हाँ, हार ना मानने की बात। लेकिन यह शेर एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। जब कोई रास्ता लगातार विनाश की तरफ ले जा रहा हो, तो वहां अड़े रहना बहादुरी नहीं, मूर्खता है। वहां से मुड़ जाना ही असली हिम्मत है। बिल्कुल। एक ऐसी चीज को छोड़ देना जिसमें आपने अपना बहुत कुछ निवेश कर दिया हो, उसके लिए एक असीम साहस की आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को एक ऐसे रास्ते से हटाकर जहां सिर्फ जख्म है, एक सकारात्मक दिशा में ले जाना ही हौसले की कश्ती को मोड़ना है। ये क्विटिंग या छोड़ देने के विचार को लेकर एक बहुत ही स्वस्थ नजरिया है। सही कहा आपने। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, उसे जाने देना ही बेहतर है। हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती, खासकर वो लड़ाई जहां हथियार खुद उसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों। बिल्कुल। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इतनी लंबी यात्रा, इतने जख्म और फिर वो दिशा मोड़ने का हौसला, इस सब का अंतिम निचोड़ क्या निकलता है? ये हमें गजल के मक्ता में यानी अंतिम शेर में मिलता है, जहां रचनाकार अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ज़रीफ। हाँ, वे लिखते हैं कि ये तजुर्बा अब रूह में उतर चुका है। हर मीठी चीज प्यार नहीं, कुछ दर्द का चोला पहना था। ये सिर्फ एक काव्यात्मक अंत नहीं है, ये एक जीवन भर का सबक है। ये शेर इस पूरे अनुभव के दर्शन को समेट लेता है। यहाँ शब्दों के चयन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, वे ये नहीं कह रहे कि मैंने ये बात सीख ली है, वे कह रहे हैं कि ये तजुर्बा अब रूह में उतर चुका है। एक बौद्धिक समझ और एक गहरे तजुर्बे में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई बात इंसान की रूह में उतर जाती है, तो वो उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। फिर वो जीवन में वैसी गलती दोबारा नहीं दोहराता। यानी वो इंसान अब भविष्य में किसी भी चॉकलेट को देखकर बिना सोचे समझे नहीं भागेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी सीख जो यहाँ दी गई है वो ये है कि बाहरी आकर्षण और असलियत कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हर चमकती हुई चीज किसी के लिए भी अच्छी या फायदेमंद नहीं होती। कभी-कभी विनाशकारी चीजें मिठास का मुखौटा या दर्द का चोला पहनकर हमारे सामने आती हैं। ये शेर हमें चीजों को उनके बाहरी आवरण से नहीं, बल्कि उनके संभावित परिणामों से पहचानने की दृष्टि देता है। ये सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली निष्कर्ष है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सफर पर नजर डालें, तो ये सिर्फ एक कविता का विश्लेषण नहीं था। ये एक इंसान के क्रमिक विकास की पूरी यात्रा थी। शुरू होता है एक अंधे आकर्षण से, जहां सब कुछ उस चॉकलेट जैसा मीठा लगता है। फिर संघर्ष का दौर आता है, जहां सच्चाई चाकू की तरह सामने आती है। फिर इंसान संक कॉस्ट फैलेसी का शिकार होकर जिद पर अड़ा रहता है और खून के आंसू रोता है। लेकिन अंततः वो उस अंधकार से बाहर निकलता है, खुद की गलती मानता है और एक जबरदस्त हौसले के साथ अपनी कश्ती की दिशा मोड़ लेता है। मुझे लगता है कि इस चर्चा से सबसे अहम बात ये सामने आती है कि हमें अपने कड़वे अनुभवों से भागना नहीं चाहिए। ये स्रोत सामग्री हमें दुनिया की हर मिठास से डरना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें सचेत करती हैं। अपनी सीमाओं को पहचानना, चेतावनियों को देखना और सही समय पर रास्ता बदल लेना ही असली बुद्धिमत्ता है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी ही बनाई हुई आदर्श छवियों के शिकार ना बने।
और ये संदेश आज की दुनिया में एक अचूक हथियार की तरह है। आज हम जिस दिखावे की संस्कृति में जी रहे हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीजें वास्तव में जीवन को बेहतर बना रही हैं और कौन सी बस चाकू की नोक पर रखी चॉकलेट हैं। एकदम सही बात कही आपने। इसी विचार के साथ हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक ऐसा विचार पीछे छोड़ना लाजमी है जो सीधे तौर पर इन पंक्तियों में लिखा तो नहीं है, लेकिन इसी दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है। वो क्या है? अगर ये सच है कि दर्दनाक अनुभव खुद को मिठास के चोले में छिपा सकते हैं, तो जरा आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के बारे में सोचा जाए। आज हम जिन चीजों के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट मुकाम हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली खोखली वाहवाही हो, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो जिसे हम बस जबरदस्ती ढो रहे हों, उनमें से कितनी चीजें असल में वैसी ही चाकू की धार पर रखी चॉकलेट हैं? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। और सबसे डरावनी बात, क्या उस मिठास की चमक ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हमें वो धार दिखाई ही नहीं दे रही जो शायद हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा काट रही है? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विचारों के ऐसे ही एक नए सफर के साथ फिर मुलाकात होगी।